हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम जिस मेडिसिन को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डॉक्सीपाइराइड DR। ये डिलेड रिलीज फॉर्म में एक टैबलेट है जिसके अंदर डॉक्सिलामिन सक्सिनेट और पायरिडॉक्सिन यानी कि विटामिन B6 का कम्बिनेशन है। दोनों इंग्रेडिएंट्स इसके जो हैं वो 10 mg स्ट्रेंथ के अंदर मौजूद हैं। ये एक नाज़िया एंड वोमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के लिए एक मेडिसिन है जो कि FDA अप्रूव्ड है। अगर हम प्रोडक्ट प्रोफाइल को थोड़ा सा देखें तो ब्रांड नेम जो जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं कि डॉक्सीपाइराइड DR से डिलेड रिलीज है। जेनेरिक जो है डॉक्सिलामिन सक्सिनेट 10 mg और पायरिडॉक्सिन HCl 10 mg है। डोजेज फॉर्म इसकी डिलेड रिलीज टैबलेट है। अब डिलेड रिलीज वो टैबलेट होती हैं जिनकी जब हम इनटेक करते हैं किसी टैबलेट को तो वो सारी मेडिकेशन जो है वो उस टैबलेट से फ़ौरन रिलीज़ नहीं हो जाती। ये उसके बिल्कुल अपोजिट है। ये आराम आराम से मेडिसिन जो है वो उसके टैबलेट के अंदर से वो बाहर रिलीज़ होती है, जिसकी वजह से जो इसका इफेक्ट है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है। रिटेल प्राइस को अगर देखें तो ये 150 रुपीज़ का एक पैक है जिसमें 30 टैबलेट्स होती हैं। यानी कि जो एक टैबलेट है वो पेशेंट को 5 रुपये की कॉस्ट करती है। प्रेजेंटेशन को देखें अगर तो डॉक्सीपाइराइड DR एक ब्लिस्टर पैक जो 30 टैबलेट का उसके अंदर हमें मिलती है। बहुत ही प्यारी, बहुत ही एलिगेंट जो प्रेजेंटेशन है इसकी आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे। ये इसकी प्रेजेंटेशन है इस प्रोडक्ट की। इस मेडिकेशन की अगर इंडिकेशन पर जाएं तो इसकी एक ही मेजर इंडिकेशन है जो कि नाज़िया एंड वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी है। नाज़िया एंड वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी, नाज़िया एंड वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी, NVP और मॉर्निंग सिकनेस, ये सभी नाम जो हैं ये इसी एक इलनेस के हैं। ये सबसे ज़्यादा ये चीज़ याद रखिएगा कि प्रेगनेंसी में कोई भी कंडीशन, जितनी भी मेडिकल कंडीशंस हो सकती हैं उनमें से सबसे ज़्यादा कॉमन जो इंडिकेशन है वो मॉर्निंग सिकनेस है। मॉर्निंग सिकनेस के नेम से इसको कंफ्यूज मत करें कि ये सिर्फ मॉर्निंग में होने वाली कंडीशन है। ये दिन का किसी भी टाइम में एक प्रेग्नेंट फीमेल को हो सकती है। सिम्टम्स जो हैं इसके उसमें नौजिया है, वॉमिटिंग है, नाम से ही पता चल रहा है। अच्छा, प्रेगनेंसी स्टार्ट होने के 4 से 6 वीक्स बाद ये इसकी सिम्टम्स पेशेंट के अंदर अपीयर होना शुरू होती हैं। और ये जो सिम्टम्स है इसकी प्रेगनेंसी के 10th वीक यानी 10वें वीक के अंदर पीक पकड़ जाती हैं। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम इस कंडीशन में फेस करनी पड़ती है प्रेग्नेंट वीमेन को वो वीक 10 से ऑनवर्ड्स होती है। और वीक 12 से वीक 16 तक इसकी जो सिम्टम्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। अगर हम नाउजिया एंड वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी की प्रीविलेंस को देखें तो सबसे पहले हमें जो चीज़ पता चलती है वो ये है कि 85% ऑफ प्रेग्नेंट वीमेन एक्सपीरियंस नाउजिया एंड वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि NVP, जो कि बहुत बड़ी एक अमाउंट है। अगर हम किसी भी डिजीज़ को पढ़ रहे हों, स्टडी कर रहे हों तो 85% बहुत बड़ी प्रेविलेंस है। अगर 100 वीमेन प्रेग्नेंट हो रही हैं तो उनमें से 85 वीमेन जो है वो NVP से सफ़र करेंगी। उसके अलावा अगर हम दूसरा पॉइंट देखें तो वो ये है कि 95% वुमेन जो हैं उनको ये सिम्टम्स जो हैं वो मॉर्निंग टाइम के अलावा दिन के बाकी हिस्से में भी अपीयर होते हैं। ये चीज़ मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि नेम से, मॉर्निंग सिकनेस के नेम से हम ये चीज़ कंफ्यूज नहीं कर सकते कि जो सिम्टम्स हैं वो सिर्फ सुबह के टाइम होंगे। सुबह के टाइम के अलावा सिर्फ 5% वुमेन ऐसी हैं जिनको सुबह के टाइम जस्ट वो सिम्टम्स अपीयर होते हैं। बाकी 95% प्रेग्नेंट लेडीज़ में ये सिम्टम जो है वो थ्रू आउट द डे, बाकी दिन में भी आपको अपीयर हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम तीसरा पॉइंट देखें तो 10% वुमेन ऐसी हैं जिनको ये सिम्टम्स थ्रू आउट प्रेगनेंसी अपीयर होते हैं। मोस्टली हमने पढ़ा कि 12 वीक और 16 वीक से ये सिम्टम्स जो हैं वो डिसअपीयर होना शुरू हो जाते हैं प्रेगनेंसी में। लेकिन 10% ऐसी खवातीन हैं जिनमें ये सिम्टम्स थ्रू आउट प्रेगनेंसी यानी कि तीनों ट्राइमेस्टर में अपीयर होते हैं। अगर हम इस कंडीशन की इटियोलॉजी या कॉज या इसको वजह भी बोल सकते हैं, वजूहात की तरफ देखें तो डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं जिनकी वजह से NVP की कंडीशन अपीयर होती है प्रेग्नेंट फीमेल्स में। नंबर 1 जिसमें है साइकोलॉजिकल प्रीडिस्पोजिशन,
ये साइकोलॉजिकल रीजंस हो सकते हैं नाज़िया एंड वॉमिटिंग के, जिसमें डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है या रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं। दूसरे नंबर पे अगर हम देखें तो एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन। एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन क्या है कि एक मदर जब प्रेग्नेंट होती है तो उसकी बॉडी के अंदर डिफरेंट चेंजेस आते हैं नेचुरली, जैसे कि प्लेसेंटा का बनना जिसमें बेबी जो है वो सेफ रहता है। तो बॉडी के अंदर जो ऐसी चेंजेस आती हैं, सम साइंटिस्ट सम रिसर्चेस से, कि उन चेंजेस की वजह से ये एनवीपी अपीयर होता है। तीसरे नंबर पे अगर हम देखें तो हार्मोनल स्टिमुली, हार्मोन्स का इंक्रीज या डिक्रीज होना, हार्मोन की अमाउंट में बॉडी में चेंजेस आना भी रीज़न हो सकता है। कुछ हार्मोन्स हैं जो इम्पॉर्टेंट है, जिनकी अमाउंट प्रेगनेंसी में ज़्यादा हो जाती है, जिसमें HCG है, एस्ट्राडायोल है, प्रोजेस्टेरोन है। इनके लेवल्स प्रेगनेंसी के दौरान बॉडी में इंक्रीज हो जाते हैं, और कुछ स्टडीज़ ये कंसिडर करती हैं कि इन हार्मोन्स की चूँकि अमाउंट बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाती है प्रेगनेंसी के दौरान, तो इस वजह से एनवीपी से सफ़र करना पड़ता है। उसके अलावा एच पाइलोरी जो कि एक बैक्टीरिया है, उसका इन्फेक्शन भी एनवीपी कॉज कर सकता है। अगर हम ये देखें हमारे पास कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं एनवीपी के लिए मेडिकेशंस में, तो हम डॉक्सीपाइराइड डीआर को क्यों प्रेफर करते हैं बाकी दूसरे ऑप्शन से। इसकी कुछ वजूहात हैं। सबसे पहले ये है कि फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है अकॉर्डिंग टू FDA। डॉक्सीपाइराइड डीआर यानी कि डॉक्सिलामिन सक्सिनेट और पाइरिडॉक्सिन HCl, ये एनवीपी के लिए फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। इसका मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल जो ट्रीटमेंट है एनवीपी के लिए वो ये कम्बिनेशन है। दूसरे नंबर पर हम देखें तो FDA अप्रूव्ड है डॉक्सिलामिन सक्सिनेट और पाइरिडॉक्सिन HCl एनवीपी के लिए FDA ने अप्रूव किए हुए हैं। उसके बाद अगला देखें तो हम ये टेस्टेड है, टाइम टेस्टेड है। इस प्रोडक्ट पे प्रेगनेंसी के दौरान स्टडी होने वाली जितनी भी मेडिसिन हैं उनमें सबसे ज़्यादा स्टडी की जाने वाली मेडिसिन डॉक्सिलामिन सक्सिनेट और पाइरिडॉक्सिन HCl है। और लास्ट पे अगर हम देखें तो सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम प्रेग्नेंट फीमेल्स में या फिर बच्चों में मेडिसिन का यूज़ देखते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे फोकस करना होता है वो उसकी सेफ्टी होती है। सेफ्टी को नंबर 1 रखा जाता है, और डॉक्सीपाइराइड डीआर सबसे ज़्यादा स्टडी की जाने वाली प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा स्टडी करने के बाद भी ये प्रेग्नेंट वीमेन में सेफ डिक्लेयर हुई है। इसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर से लेके थर्ड ट्राइमेस्टर तक, प्रेगनेंसी के पहले दिन से लेके डिलीवरी तक सेफली प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। डोजेस को अगर हम स्टडी करें तो डोज एडमिनिस्ट्रेशन डॉक्सीपाइराइड डीआर की बहुत सिंपल है। सिंपल डोज होने का ये फ़ायदा होता है कि पेशेंट की कंप्लाइंस इंप्रूव होती है। कंप्लाइंस कहते हैं पेशेंट किस तरह अपनी प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करता है। मतलब अगर एक डॉक्टर ने पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया कोई मेडिकेशन के आपने दिन में 3 दफ़ा या 4 दफ़ा इतने अमाउंट में ये मेडिकेशन इनटेक करनी है, और वो पेशेंट एग्जैक्टली उसी तरह मेडिकेशन को इनटेक कर रहा है, तो उसको बोलेंगे कि पेशेंट बहुत ज़्यादा कंप्लाइंट है, कंप्लाइंस बहुत ज़्यादा है। और अगर कंप्लाइंस ज़्यादा होती है तो इसका डायरेक्ट फ़ायदा पेशेंट को मिलता है, क्योंकि वो उसके लिए मेडिसिन सेफ भी होती है और एफिकेसी भी इंक्रीज़ हो जाती है। लेकिन अगर डोजेज बहुत मुश्किल है, बहुत डिफ़िकल्ट है पेशेंट के लिए फॉलो करना, तो उसकी वजह से कंप्लाइंस डिक्रीज़ हो जाती है। कंप्लाइंस डिक्रीज़ होगी तो मेडिसिन की एफिकेसी भी कम होगी और वो पेशेंट के लिए सेफ भी उतनी नहीं होगी जितनी उसको प्रॉपर जो एक डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब तरीका किया है उसके अकॉर्डिंग पेशेंट अगर इनटेक करे। तो डॉक्सीपाइराइड डीआर के लिए अगर कोई भी प्रेग्नेंट फीमेल एनवीपी से सफ़र कर रही है तो उनको प्रिस्क्राइब जो करनी चाहिए वो सबसे पहले 2 टैबलेट्स करनी चाहिए रात को सोने के टाइम। अगर तो उन 2 टैबलेट्स की वजह से दिन में सिम्टम्स और रात में भी पूरे दिन में सिम्टम्स अगर कंट्रोल रह रहे हैं तो 2 टैबलेट्स को कंटिन्यू करना चाहिए। अगर उन 2 टैबलेट से सिम्टम्स कंट्रोल नहीं हो पा रहे तो उसके बाद 1 टैबलेट और ऐड कर देनी चाहिए इसमें, वो अगले दिन मॉर्निंग में कर देनी चाहिए। मतलब एक फीमेल जो है वो 2 टैबलेट रात को बेड टाइम इनटेक करेंगी और अगले दिन सुबह एक मॉर्निंग में 1 टैबलेट इनटेक करेंगी।
तो टोटल ये 3 टैबलेट्स हो जाएंगी एक दिन में, जिनको आगे कंटिन्यू रखा जाएगा अगर उनसे सिम्टम्स कंट्रोल हो रहे हैं। अगर उनसे भी सिम्टम्स कंट्रोल नहीं हो रहे तो एक और टैबलेट यानी कि चौथी टैबलेट ऐड कर दी जाएगी आफ्टरनून में। इसका मतलब ये हो जाएगा कि 2 टैबलेट रात को सोने के टाइम, एक टैबलेट अगले दिन सुबह और एक टैबलेट आफ्टरनून में। तो ये 4 टैबलेट दिन में एक पेशेंट जो है वो इनटेक करेगा। अब इन 4 टैबलेट से हम लिमिट एक्सीड नहीं कर सकते। मैक्सिमम लिमिट डॉक्सीपाइराइड की एक दिन में जो यूज़ की है वो 4 टैबलेट्स हैं, और पेशेंट को उन 4 टैबलेट्स के साथ ही आगे अपनी जो ट्रीटमेंट है उसको कैरी करना है। 4 टैबलेट से ज़्यादा पेशेंट इनटेक नहीं कर सकता। ये इस स्लाइड में आप देख सकते हैं, बहुत इजीली एक्सप्लेन किया गया है डोजेज को। बेड टाइम 2 टैबलेट्स, एक मॉर्निंग में और एक मिड आफ्टरनून में या आफ्टरनून में। तो बहुत सिंपल मेडिसिन है और बहुत अच्छी तरह से कंप्लाइंस इसकी इंक्रीज की जा सकती है। इसके अलावा अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन में देखें तो मैक्सिमम रिकमेंडेड डोज इज़ 4 टैबलेट्स इन अ डे। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एक दिन में 4 टैबलेट से ज़्यादा इनटेक नहीं कर सकते। 4 टैबलेट्स इन अ डे इज़ मैक्सिमम लिमिट ऑफ डॉक्सीपाइराइड DR। एडमिनिस्ट्रेशन में देखें तो सबसे पहले इसको एम्प्टी स्टमक इनटेक करना है, एक विद फुल ग्लास ऑफ वाटर। खाना खाने के बाद मेडिसिन को इनटेक नहीं कर सकते, खाना खाने से पहले करना चाहिए एम्प्टी स्टमक पे। एम्प्टी स्टमक पे डॉक्सीपाइराइड DR की एफिकेसी मैक्सिमम होती है। दूसरे नंबर पे स्वेलो टैबलेट्स होल। टैबलेट को पूरी टैबलेट को स्वेलो करना है, इसको ब्रेक नहीं करना। कुछ पेशेंट होते हैं जो टैबलेट को ब्रेक कर देते हैं इनटेक करने से पहले, ताकि उसका साइज छोटा हो जाए, और वो दोनों पोर्शन ब्रेक करने के बाद उनको सेपरेटली इनटेक कर लेते हैं। याद रखिएगा कि जितनी भी मॉडिफाइड रिलीज टैबलेट्स होती हैं, डिलेड रिलीज है या एक्सटेंडेड रिलीज है, जिनके आगे भी जिनके पैक के ऊपर DR, ER या MR इस तरह की वर्डिंग्स होती हैं, लिखी हुई होती हैं, उनको आप ब्रेक नहीं कर सकते, क्योंकि वो डिलेड रिलीज ही इसलिए है कि उस टैबलेट को ऐसी कोटिंग की गई है जिसकी वजह से जो टैबलेट की मेडिकेशन है उसकी रिलीज आराम आराम से होती है। लेकिन अगर आप टैबलेट को तोड़ देंगे तो इसका मतलब है आपने इसकी कोटिंग को ब्रेक कर दिया है और उसका डिलेड रिलीज एक्शन जो है वो खत्म हो जाता है। इसके बाद अगर हम देखें तो दोबारा वही बात है, क्रश नहीं करनी, च्यू नहीं करनी और तोड़नी नहीं है। आप जो है वो उसको ऐसे भी नहीं इनटेक कर सकते कि आप अपने उसको माउथ में रख के आप उसको च्यू करते रहें, ताकि वो आप अगर स्वेलो नहीं कर सकते मेडिसिन, तो कुछ पेशेंट होते हैं जो कहते हैं कि चाहे बिटर टेस्ट आ रहा है लेकिन हम इसको च्यू कर लेंगे। तो डॉक्सीपाइराइड DR को हम ना तो क्रश कर सकते हैं, ना च्यू कर सकते हैं और ना ही स्प्लिट कर सकते हैं। अगर हम डॉक्सीपाइराइड DR के मोड ऑफ एक्शन को देखें तो हमें पता चलता है कि डॉक्सिलामिन सक्सिनेट जो है ये एक एंटी हिस्टामिन मेडिसिन है। एंटी हिस्टामिन की ये फर्स्ट जनरेशन के में बिलोंग करती है। डॉक्सिलामिन अपना एक्शन इस तरह दिखाती है कि डॉक्सिलामिन हिस्टामिन के रिसेप्टर्स को जाके एंटागोनाइज कर देती है, यानी कि ब्लॉक कर देती है। जब डॉक्सिलामिन हिस्टामिन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देगी तो फ्री हिस्टामिन जो है बॉडी में वो अपने रिसेप्टर्स के साथ अटैच नहीं हो पाएगी। अगर फ्री हिस्टामिन अपने रिसेप्टर के साथ अटैच नहीं हो पाएगी तो वॉमिटिंग जो है वो उधर ही कंट्रोल हो जाएगी। वॉमिटिंग के फिनोमिना के लिए ये ज़रूरी है कि हिस्टामिन अपने रिसेप्टर के साथ जाके अटैच हो। ये सारी चीज़ें आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। दूसरा जो इसमें पायरिडॉक्सिन है वो एक विटामिन है जिसको विटामिन B6 भी बोलते हैं। विटामिन B6 प्रेगनेंसी में यूज़ होने वाली मोस्ट मेडिसिन में दिया जाता है, क्योंकि ये कुछ स्टडीज़ ये कंसिडर करती हैं कि प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग इसलिए होती है क्योंकि प्रेगनेंसी में बॉडी के अंदर विटामिन B6 के लेवल्स डिक्रीज कर जाते हैं। अगर हम फार्माकोलॉजी में आएँ तो सबसे पहले फार्माकोकाइनेटिक्स देखते हैं। अब्जॉर्प्शन जो है वो डॉक्सिलामिन और पायरिडॉक्सिन दोनों की गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर होती है। Cmax को अगर हम देखें तो डॉक्सिलामिन का 7.5 और पायरिडॉक्सिन का 5.5 आवर्स है। इसका मतलब ये है कि Cmax जो होता है ये होती है मैक्सिमम अमाउंट, मतलब
एक मेडिसिन की बॉडी के अंदर इनटेक करने के बाद कितने टाइम बाद उसकी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर सर्कुलेशन में अमाउंट मैक्सिमम होती है। तो अगर हम डॉक्सिलामाइन को इनटेक करते हैं तो उसके 7.5 आवर्स बाद ब्लड के अंदर सबसे ज़्यादा अमाउंट पीक लेवल पे होगी, और पायरिडॉक्सिन के लिए वही टाइम जो है वो 5.5 आवर्स है। डिस्ट्रीब्यूशन को अगर देखें तो पायरिडॉक्सिन जो है वो हाईली प्रोटीन बाउंड है, ये बहुत अच्छी तरह से प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाता है। सबसे ज़्यादा जिस प्रोटीन के साथ बाइंड करता है वो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, जो कि बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में मौजूद होती है। सबसे कॉमन जो है वो प्रोटीन्स में एक प्रोटीन है एल्ब्यूमिन प्रोटीन। अगर हम मेटाबॉलिज्म को देखें तो डॉक्सिलामाइन भी लिवर के अंदर ही मेटाबोलाइज होता है, और पायरिडॉक्सिन भी जो कि एक प्रोडक्ट है उसको भी लिवर ही मेटाबोलाइज करता है। प्रोडक्ट का मतलब ये है कि पायरिडॉक्सिन को लिवर जो है वो उस फॉर्म में कन्वर्ट करता है जिस फॉर्म के अंदर इसने बॉडी में अपना एक्शन शो करना है। पायरिडॉक्सिन को इटसेल्फ बॉडी में एक्शन दिखाने के लिए ज़रूरी है कि उसको कन्वर्ट किया जाए इसके मेटाबोलाइट में, जो कि लिवर के अंदर ये सारा प्रोसेस होता है। एक्सक्रीशन को अगर देखा जाए तो दोनों डॉक्सिलामाइन और पायरिडॉक्सिन ज़्यादा अमाउंट में किडनी से एक्सक्रीट आउट होते हैं, जिसका मतलब ये है कि 60% यूरिन के अंदर ये मेडिसिन एक्सक्रीट आउट होगी और 40% जो है इसकी एलिमिनेशन फीसिस के थ्रू होगी। अगर हम बायोअवेलेबिलिटी को देखें इस मेडिसिन की, तो इसकी बायोअवेलेबिलिटी ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के बाद तकरीबन 24.7% है। बायोअवेलेबिलिटी के बारे में अगर आपको नहीं पता तो ये बात गौर से सुन लीजिए। बायोअवेलेबिलिटी मेडिसिन की वो परसेंटेज होती है, वो पोर्शन होता है जो इनटेक करने के बाद ब्लड सर्कुलेशन का पार्ट बनता है। जो मेडिसिन वेस्ट हो जाती है और जो ब्लड सर्कुलेशन का पार्ट नहीं बनती वो बायोअवेलेबिलिटी का पार्ट नहीं होती। फॉर एग्जांपल, अगर हमने कोई ऐसी मेडिकेशन इनटेक की है जो टैबलेट के अंदर 100 mg है और 80 mg मेडिसिन हमारे ब्लड सर्कुलेशन में शामिल हुई है, तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी 80% होगी। 20% मेडिसिन जो है वो वेस्ट होगी, उसका बॉडी के अंदर इफेक्ट में कोई रोल नहीं होगा। जो बॉडी के अंदर उस मेडिसिन की वजह से क्लिनिकल इफेक्ट आया है वो उस 80% की वजह से होगा। अगर हम हाफ लाइफ को देखें तो डॉक्सिलामाइन की हाफ लाइफ 10 से 12 आवर्स है, जबकि पायरिडॉक्सिन की हाफ लाइफ 0.5 आवर्स है। आज की हमारी वीडियो का इख्तिताम इधर ही हो रहा है। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस वीडियो को देख के अंडरस्टैंडिंग लेंगे और आपकी लर्निंग में इजाफा होगा। ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, और इसके बारे में अगर हम एट दी एंड अगर मैं कुछ जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो अगर आपको बताऊं, तो नंबर 1 इसकी जो इंडिकेशन है वो NVP है। नंबर 2 FDA अप्रूव्ड ये ओनली कम्बिनेशन है। FDA में NVP के लिए कोई भी और मेडिकेशन अप्रूव्ड नहीं है। नंबर 3 ये तीनों ट्राइमेस्टर में मदर और फीटस दोनों के लिए सेफ है। अगर प्रेग्नेंट वुमेन इसको डे फर्स्ट ऑफ प्रेगनेंसी से लेके डे ऑफ डिलीवरी तक हर दिन यूज़ करती है, तो भी ना मदर को और ना ही बेबी को जो कि उसके बॉडी के अंदर है उसको कोई भी हार्मफुल इफेक्ट आएगा। थैंक यू सो मच।